क्या इस बार मैं समझता हूँ क्या सेम नेचर के दो लोग लड़ेंगे या डिफरेंट नेचर के दो लोग लड़ने वाले? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे अखिलेश जी, दो तो उसके क्या नाम सेम नेचर के, क्योंकि ना तो मैं प्रदीप बत्रा बन सकता हूँ, ना मैं मेरी बनने की इच्छा है, ना मैं बनना चाहता। मैं सचिन गुप्ता हूँ, सचिन गुप्ता की तरह रहना चाहता हूँ और सचिन गुप्ता की तरह ही लोगों के जो काम मैं कार्य करता रहा हूँ, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी और अब भी और आगे भी। रुड़की एक शिक्षा नगरी है और रुड़की में नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सॉफ्टनेस को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। थैंक यू अखिलेश जी, आपने रुड़की को शिक्षा नगरी बता दिया, नहीं तो हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी ने तो आपके माध्यम से ही जो है हमें अशिक्षित बता दिया था, अनपढ़ बता दिया था। यहाँ पर सॉफ्टनेस चलती है, वो सॉफ्टनेस विधायक प्रदीप बत्रा के अंदर है और किसी में नहीं है। देखिए बात ऐसी है, इस सॉफ्टनेस का फ़ायदा ही उठा के प्रदीप बत्रा पिछले 15 साल से जो है जनप्रतिनिधि बनते आ रहे हैं। लोग उन पे लगातार उनके झूठे जुमलों पे और लगातार उनकी मासूमियत वाले चेहरे पे, जिसे आप लोग बोलते हैं, खासतौर से मीडिया भी बोलती है और कुछ लोग भी बोलते हैं, तो उसी पे लोग उनको वोट कर जाते हैं, उनको सोचते हैं, कहने लगे कि ठीक है भाई, हो सकता है अगली बार ये काम कर दें। तो लगातार रुड़की वासियों ने 3 मौके दिए काम करने के लिए, लेकिन वो अपने तीनों मौक़ों में सफल नहीं हो पाए और वो ये सोचने लगे कि ये 3 मौके जो उनको मिले ये उनकी बदौलत मिले, उन्होंने शायद कोई काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से लोग उन्हें वोटिंग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर जनता वोट करती है तो विकास के नाम पे ही वोट करती है और आप कह रहे हैं शायद उनको ऐसा लगता है। अगर शायद उनको लगता है तो वास्तविकता क्या है? अब वो 15 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैनोइंग का जो है मतलब वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे, हिंदुस्तान के लेवल पे जो है यहाँ पे चैंपियनशिप्स कराऊंगा, इसको बहुत खूबसूरत बना दूंगा नहर को दोनों तरफ से। हमें तो विकास आज तक 15 साल में दिखाई नहीं दिया। एक नलका तो वहाँ पानी का लगा नहीं पाए वो पिछले 15 साल में, जो बच्चे वहाँ ढंग से पानी पी सकें या वो कर सकें। आप इसकी पूछताछ करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप इस चीज़ को। कुछ समय पहले एक और बात कही थी कि रामनगर में जो व्यापारी वर्ग के साथ जो दिक्कतें होती है दुकानों को लेकर के, आपने बोला कि मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए कुछ करूंगा। और प्रदीप बत्रा चाहते तो अपना इतना बड़ा मॉल बचा के ले गए, तो व्यापारियों की दुकानें नहीं बचा पा रहे वो। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं बचा पा रहे। जिस हाई कोर्ट ने उनके मॉल को डिमोलिशन करने के ऑर्डर कर दिए थे और वे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जाके ला सकते हैं अपने मॉल के लिए, तो क्या व्यापारी भाइयों को वे अपना नहीं समझते, अपना भाई नहीं समझते? उनकी दुकानों का जो दर्द है उनका दर्द उनका नहीं बन के जा रहा। इसका मतलब यह है कि उनका अपना खुद का दर्द तो अपना है, लेकिन दूसरे भाइयों का दर्द जो है वो दूसरे पराये का है। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क की है पूरी नज़र। और आज हम बात करने वाले हैं खासतौर पे रुड़की विधानसभा की, कि आखिर रुड़की विधानसभा में जो क्रम चला आ रहा है वो टूटने वाला है या कुछ नई नीतियाँ बनने वाली हैं, या रुड़की विधानसभा के लिए क्या कुछ होने वाला है। और रुड़की विधानसभा के पर्सपेक्टिव में जाहिर सी बात है कि इस समय जो वक्त है वो है दावेदारी का, अपने आप को अब साबित करने का और अपने लिए टिकट हासिल करने का। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार सचिन गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार, नमस्कार अखिलेश जी, धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया और आज हमें भी मौका मिला आपसे रूबरू होने का और साथ में आपके जरिए जो है रुड़की वासियों से। नहीं बिल्कुल, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी की दावेदारी की अगर हम बात करें तो एक प्रबल दावेदार के रूप में नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने हरीश रावत जी आए हुए थे, व्यापारियों की मीटिंग थी, कार्यक्रम आपने किया। तो पहली चीज़ तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो पहले कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं, अब डायरेक्ट व्यापारी वर्ग को लेकर के आप मीटिंग कर रहे हैं या कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि हरीश रावत जी आ रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, कांग्रेस हमेशा जो है किसानों और व्यापारियों के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी और आगे भी खड़ी रहेगी। इस 2 साल के कोरोना काल के सफ़र में और सन 2014 के बाद से जब से बीजेपी सरकार आई है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रस्त हुआ है वो व्यापारी और किसान हुआ है। और इस 2 साल ने तो व्यापारियों की कमर ही तोड़ गिरी है पूरी तरह। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और खुद मैं भी ये चाहता था, मैं खुद भी एक व्यापारी वर्ग से हूँ और मेरे पिताजी व्यापारी थे, मैं खुद व्यापारी हूँ, 2 होटलों का मालिक हूँ, तो मुझे उस पीड़ा का बहुत अच्छी तरह एहसास है। और उसके साथ साथ मैं भी किसान हूँ, कई सौ बीघे ज़मीन मेरी भी है जहाँ खेती होती है, जहाँ बहुत सारे लोग खेती करते हैं और उनसे अनाज पैदा करवाते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं मेरे से रिलेटेड हैं और दोनों मेरे से जुड़े हुए विषय थे।
तो इसमें मेरी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से लगातार बातचीत भी चल रही थी। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, हरीश रावत जी के द्वारा ही हमें दिया गया कि मैं व्यापारियों के साथ जुड़ना चाहता हूं 2022 विधानसभा से पहले ही। अगर 2022 विधानसभा जब कांग्रेस जीत के आएगी और उसके बाद हरीश रावत जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, तो उनसे पहले उन्हें व्यापारियों की और किसानों की दोनों मुद्दे की जो विषमता हैं, दोनों चीज़ों में व्यापारी और किसान को जो तकलीफ हो रही है उसे वो समझना चाहते थे और समझ के उसका हल कैसे निकलेगा और कैसे निकालेंगे पहले से ही तैयारी करना चाहते थे। इसलिए हमने व्यापारी वर्ग का उनके साथ संवाद रखा और जो बहुत ही सफल हुआ। मैं लेकिन एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपने स्टेटमेंट में आपने दो चीज़ों का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब ये क्या, ये कहानी है या पहले प्लान कर लिया आपने? देखिए, कोई कहानी नहीं है अखिलेश जी, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन है। अगर आप भी 11 विधानसभा क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं और इसके अलावा बाहर भी जो है हरिद्वार जिले के आप लगातार जा रहे हैं और आपने कई सारे इंटरव्यूज़ बीजेपी के नेताओं के, आप नेताओं के और कांग्रेस नेताओं के और इसके अलावा जो हैं जो उस नगर के वासी हैं उनके लिए, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि परिवर्तन आ रहा है और इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है 2022 में। ये कोई तो आखिर सरकार जो आ रही है वो किस आधार पर आ रही है? सिर्फ इस आधार पर कि उत्तराखंड का एक नियम सा है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस? नहीं अखिलेश जी, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। नियम टूटने के लिए बनते हैं, टूटते भी हैं। तो लेकिन टूटेगा कहाँ? टूटेगा तो तब ना जब बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार है और उसका कारण है बहुत बड़ा कांग्रेस की सरकार आने का। वही कारण सबसे बड़ा कारण तो यह है कि बीजेपी की सरकार में जितने घोटाले हुए हैं, चाहे आप उसके अंदर घोटाला देख लीजिए, जो इन्होंने टेस्टिंग कराई कोविड से लेके सबसे बड़ा घोटाला था, जिसकी आज तक जांच ही चल रही है। उसमें कोई गिरफ्तारियां बहुत खास नहीं हुई, ना उसमें इन्होंने अपने मंत्रियों को, ना इन्होंने अपने अफसरों को कुछ कहा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने दिया क्या है, किसान विरोधी हमेशा रहे हैं, व्यापारी विरोधी हमेशा रहे हैं। मैं खुद एक होटलियर हूँ, मेरे होटल के लिए या होटल व्यवसाय के लिए, ट्रैवल व्यवसाय के लिए इन्होंने करा क्या, 2-4 आदमियों को हर होटल में या हर ट्रैवल व्यवसाय को इन्होंने कुछ पैसे दे दिए। लेकिन उसके ऑनर ने जो 2 साल अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाई है या होटल चलाने की मदद रखता था, उसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करी? बिल्कुल नहीं करी, कुछ नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें हैं जो व्यापार को ख़त्म कर रही हैं। आप व्यापारी ख़त्म कर रहे हैं, आप व्यापार को ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम नौकरियां देंगे, तो आप नौकरियां कहाँ से देंगे? तो इन सब मुद्दों को लेके कांग्रेस उठी हुई है। कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर लड़ती रही है और कांग्रेस इन मुद्दों को लेके हमेशा जनता के बीच में रही है। हरीश रावत जी का मानना यह है कि एज ए मुख्यमंत्री भी जब वो आ रहे हैं और कांग्रेस सरकार का हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार और यहाँ तक कि हर कार्यकर्ता इस 2 साल के कोरोना काल में लगातार व्यापारियों के बीच में, किसानों के बीच में और कोरोना काल के अंदर जो संभव मदद हो सकती वो दिया है। लेकिन जो सरकार कांग्रेस बीजेपी की यहाँ पे थी उत्तराखंड में, वो पूरी नज़ारत रही, वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी। मैं अभी रुड़की विधानसभा पर ही मैं सीधा बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल और लॉजिकल सवाल पूछता हूं मैं कि जैसा उत्तराखंड के नियमों की बात करते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं कि जब जनता परेशान होती है या जनता की स्थिति खराब होने लगती है तो जनता परिवर्तन लेकर के आती है। तो क्या आप इस बात को भी साथ में स्वीकार कर रहे हैं कि जब 2017 में जनता परेशान हो गई थी कांग्रेस से, तभी उन्होंने वो बीजेपी लेकर के आए? नहीं अखिलेश जी, यहाँ पे मुद्दा अलग है। क्योंकि उस वक्त भी बहुत से लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने हरीश रावत जी के ऊपर भी भ्रष्टाचार और तरह तरह के आरोप लगाए थे। तो इस वक्त भी वही काम हो रहा है कि कांग्रेस अब आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। देखिए, आपने 2 सवाल इकट्ठे कर दिए। पहले सवाल का जवाब देता हूँ 2017 को लेके। 2017 में बदलाव लोग जो चाहते थे, प्रदेश के भी और देश के भी, वो इसलिए चाह रहे थे कि एक व्यक्ति आया केंद्र के अंदर, उसने जुमलेबाजी करी, उसने सपने दिखाए, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए भेजने की बात करी, लोगों को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करी जो वो अभी इतना पॉसिबल नहीं हो सकता था। पिछले कई सालों का रोना रोया कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उसमें लोगों को लगा, कहने लगे कि जो भी देशवासी थे, जो भी प्रदेश के हमारे उत्तराखंड के भी थे, कहने लगे एक मौका इनको दे के देखते हैं कि हो सकता है कि बेटर हो सकता है। हमने जितना वर्क किया था, या मुख्यमंत्री पूर्व हमारे हरीश रावत जी जो वर्क करके गए थे, उन्हें उससे ज़्यादा अपेक्षा उनको लगी कि बीजेपी शायद दे जाए। और फिर उन्होंने एक जुमलेबाजी बहुत अच्छी खेली थी, कहने के दोनों हाथ से ताली बननी चाहिए, डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार दोनों हर जगह हर मोर्चे पे फेल हो गई आपकी। तो इसलिए बदलाव चाहती है जनता यहाँ की।
चाहे वो रुड़की विधानसभा से हो चाहे पूरे उत्तराखंड से हो, हर जगह से बदलाव का कारण ये है कि डबल इंजन की सरकार ना तो पटरी पे पहले टिक पाई ना अब है, और वो अपनी दूसरी पटरी पकड़ के दौड़ रही है जनता के बीच में, या जनता के बीच में से होके जा ही नहीं रही है। इसलिए उन विषयों को लेकर के हम जरूर चर्चा करेंगे उत्तराखंड पर्सपेक्टिव में। फिर हम, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम बात करते हैं कि रुड़की विधानसभा को लेकर के आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, व्यवस्थाएं उतनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, लेकिन सड़कों का जाल तो बिछा है ना। इस बात को तो खैर जनता भी स्वीकार कर रही है। चलिए हम आपकी बात मानते हैं अखिलेश जी, जो उसका सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बिछा नहीं है बिछाया जा रहा है, हाँ। हम उसी को मान लेते हैं। आप कह रहे हैं कि आप ऑल वेदर रोड लेके आए हैं, आप ऋषिकेश से ऊपर तक देख लीजिए, ऑल वेदर रोड दिखाई कहाँ दे रही है? सारी तो ऑल वेदर रोड, जितने पहाड़ आपने बस किए हैं, जितने वो किए हैं, सब सड़क पे आ रहे हैं। उस ऑल वेदर रोड के नाम पे आपने जो है करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हालत क्या है, जो हमने छोड़ी थी उससे भी बदतर है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जाल बिछा दिया उसका? नहीं, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर सड़कें बनी हैं और मोदी सरकार ने बहुत विकास किया है यहाँ पर, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विकास का विरोध कर रहे हैं, उनको ये बात पता, वो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है, आपके विधायक प्रदीप बत्रा जो रुड़की विधानसभा से चुने गए हैं, पिछले 15 साल से चुने आ रहे हैं, 10 साल से वो विधानसभा जो है अपना एमएलए के तौर पे आ रहे हैं, उससे पहले वो नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। अगर वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास किया, तो उन्होंने क्या किया? अगर हम उन्हीं की बात ले लें, चलिए मोदी जी ने विकास किया तो उन्होंने क्या किया यहाँ के लिए? उन्होंने कहा कि सड़कें यहाँ पे चौड़ी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं वो अच्छी की गई हैं। नहीं, उन अच्छी चीजों को वो एक बार गिनवाए तो सही, अच्छी क्या की हैं। सड़कों के लिए तो लगातार जो है लोग बीटीगढ़ से लेके और गुरुद्वारे से लेके सब उनके विरोध में खड़े हैं। पिछले 10-10 साल से 8-8 साल से वहाँ सड़कें बनी नहीं है, अब बननी शुरू हुई हो तो मैं कह नहीं सकता कुछ दिन पहले, लेकिन अभी हफ्ते 10 दिन पहले तक तो कोई सड़कों का वो नहीं था। लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने उसका विरोध किया कि देखिए हमारे यहाँ सड़क बनी रही है, लेकिन प्रदीप बत्रा जी ने अपने खास खेमे के अंदर जो है कुछ सड़कें बनवाई जो पहले से बनी हुई थी। बिडीगंज की सड़क रातों रात उठ के चली गई, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, उसके ऊपर भी बड़ा बवाल मचा, रिपोर्ट भी हुई, आज तक उस रिपोर्ट का पता नहीं है। फिर प्रदीप बत्रा जी कह रहे हैं, चलिए प्रदीप बत्रा जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे काम डेवलपमेंट के उसमें किए हैं रुड़की में। मैं आज खुल के कहता हूँ आपके माध्यम के चैनल से अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदीप बत्रा जी ने पिछले 15 साल में क्या किया? जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थे तब भी, और पिछले 10 साल में भी। क्या यहाँ का जो है डॉक्टर्स की जो संख्या थी वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है? क्या यहाँ नर्सों की संख्या, वार्ड बॉय की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है? या क्या यहाँ सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं? जो सुविधाएं 15 साल पहले थी लगभग वही सुविधाएं आज भी मिल रही हैं। खाली वहाँ पे फूल दे के आना और फल बंटवाना, ये डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट वो होता है कि कोरोना काल के अंदर वहाँ पे आईसीयू बेड्स होने चाहिए थे, उनके डॉक्टर्स पूरे करने चाहिए थे, जो जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा की ऐसे विधायक यहाँ से बनती है, लेकिन उन्होंने अपना जो कर्तव्य था पूरी तरह नहीं निभाया। और उसी कर्तव्य को हो सकता है कि शायद यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी से आते हैं, बीजेपी की सरकार आती है, वो पूरा करते, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। नहीं, लेकिन उनका ये देखिए, रुड़की एक शिक्षा नगरी है और रुड़की में नॉर्मली ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सॉफ्टनेस को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। थैंक यू अखिलेश जी, आपने रुड़की को शिक्षा नगरी बता दिया, नहीं तो हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी ने तो आपके माध्यम से ही जो है हमें अशिक्षित बता दिया था, अनपढ़ बता दिया था। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमें जो है शिक्षित बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, रुड़की नगरी शिक्षित नगरी है और शिक्षा नगरी इसको हम कहते हैं, तो मैं तो शिक्षा नगरी ही कहता हूँ, क्योंकि आईआईटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईआईटी से बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी यहाँ पर हैं, तो शिक्षा नगरी है। और बाकी मैं बिल्कुल अखिलेश जी इस बात को मानता हूँ, रुड़की जो है शिक्षित लोगों का शहर है और यहाँ पे आईआईटी रुड़की है। आईआईटी रुड़की से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद हो सकता है रुड़की वासियों को और आपको पता ना हो, मेरा सगा छोटा भाई जो है आईआईटी रुड़की से एमटेक करके निकला हुआ है और एमटेक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास है कि रुड़की आईआईटी कैसे बच्चों को निकालती है। आज वो नोकिया के अंदर जॉब कर रहा है और नोकिया के एक बहुत अच्छे प्रोफाइल के अंदर जॉब कर रहा है गुड़गांव पिछले 17 साल से। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे जगह पर लोग सॉफ्ट वाले फिगर को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टनेस होती है, जो प्यार से बात करता है। तो यही कारण रहा है जो लगातार जो जनता के बीच इस बात को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर हार्डनेस नहीं चलती, यहाँ पर सॉफ्टनेस चलती है। वो सॉफ्टनेस विधायक प्रदीप बत्रा के अंदर है और किसी में नहीं है। देखिए बात ऐसी है, इस सॉफ्टनेस का फ़ायदा ही उठा के प्रदीप बत्रा पिछले 15 साल से जो है जनप्रतिनिधि बनते आ रहे हैं। लोग उन पे लगातार उनके झूठे जुमलों पे और लगातार उनकी मासूमियत वाले चेहरे पे, जिसे आप लोग बोलते हैं,
खासतौर से मीडिया भी बोलती है और कुछ लोग भी बोलते हैं, तो उसी पे लोग उनको वोट कर जाते हैं, उनको सोचते हैं, कहने लगे कि ठीक है भाई, हो सकता है अगली बार ये काम कर दें। तो लगातार रुड़की वासियों ने 3 मौके दिए काम करने के लिए, लेकिन वो अपने तीनों मौक़ों में सफल नहीं हो पाए और वो ये सोचने लगे कि ये 3 मौके जो उनको मिले ये उनकी बदौलत मिले, उन्होंने शायद कोई काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से लोग उन्हें वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब की बार 2022 विधानसभा में आप देखिएगा कि यहाँ पे परिवर्तन होगा और आपके जो मौजूदा विधायक प्रदीप बत्रा हैं वो इलेक्शन में 2022 के बिल्कुल पराजित होंगे, चाहे यहाँ से कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, वही उन्हें हरा के जाएगा। लेकिन ऐसा कह, अच्छा आप ये बात कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी लड़े? बिल्कुल, वो सचिन गुप्ता भी हो सकते हैं, वो ये बिल्कुल हो सकते हैं। सचिन गुप्ता ने अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। सचिन गुप्ता या प्रबल दावेदार जो आप बोलते हैं, प्रबल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दावेदार जरूर हैं। और सचिन गुप्ता के अलावा भी बहुत सारे दावेदार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी अखिलेश जी कि चाहे मैं उम्मीदवार बन के आऊँ या मेरे अलावा कोई भी उम्मीदवार बन के आए, हम उसकी पूरी तरह वो अड़के साथ देंगे और प्रदीप बत्रा जी को इस बार जो है यहाँ की परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। नहीं, अभी आपने जिस परिस्थिति की बात करें, आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि उनको ऐसा लगता है कि वो विकास करते आ रहे हैं, शायद इस वजह से उनको वोट मिलता है। तो आखिर वो आपकी जाहिर सी बात है, अगर जनता वोट करती है तो विकास के नाम पे ही वोट करती है, और आप कह रहे हैं शायद उनको ऐसा लगता है। अगर शायद उनको लगता है तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आपके सामने है, रुड़की वासियों के सामने है। आप मेरे बजाय जो है ना रुड़की शहर वासियों से उनकी वास्तविकता पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो अपने सारे लफ्ज़ों में बता चुका हूँ कि वो कितने बड़े विकास पुरुष हैं, उन्होंने कितना विकास इसका 15 साल में जो है रुड़की शहर का कर दिया है। अब वो 15 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैनोइंग का जो है मतलब वर्ल्ड लेवल पे, एशिया लेवल पे, हिंदुस्तान के लेवल पे जो है यहाँ पे चैंपियनशिप्स कराऊंगा, इसको बहुत खूबसूरत बना दूंगा नहर को दोनों तरफ से। हमें तो विकास आज तक 15 साल में दिखाई नहीं दिया। एक नलका तो वहाँ पानी का लगा नहीं पाए वो पिछले 15 साल में, जो बच्चे वहाँ ढंग से पानी पी सकें या वो कर सकें। आप इसकी पूछताछ करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप इस चीज़ को। दूसरा विकास आ जाते हैं, आपने सड़कों के बारे में बताया। सड़कें आप लोगों के सामने हैं, सड़कें उन्होंने बनाई कौन सी हैं वो दिखाएं तो सही आके। एक सड़क के ऊपर दूसरी सड़क गिरवा रहे हैं वो साथ साथ, और वो भी जो है ना तो उसमें प्रॉपर वे के अंदर जो IIT और CBRI के मापदंड होने चाहिए ना तो हुए हैं, भ्रष्टाचार से वो लिपटे हैं। उन पर कई मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। उनका मॉल गिरने वाली स्थिति में था, मॉल के ऊपर उन पर केस चल रहा था। उसके अलावा उनके ऊपर कई सारे केसेस और चल रहे हैं, चाहे वो डिग्री से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका घर वाली उसमें योजना के तहत हो, उनके घर परिवार वालों पे कई सारे उन पे चीज़ें चल रही हैं। और उसके बावजूद आप कहते हैं वो विकास पुरुष हैं, तो उन्होंने अपने लिए विकास करा है। वो विकास पुरुष अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो हो सकते हैं, बाकी शहर के लिए तो नहीं है। मतलब आपने तो पूरा एक पूरा ब्यौरा दे दिया। जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो वो अपनी लिस्ट पेश कर देते हैं कि हमने ये काम किया है, और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात कर रहा हूं तो वो भी बीजेपी की ही लिस्ट बता रहे हैं। बशर्ते अंतर सिर्फ इतना है कि बीजेपी के लोग अपने काम किए गए लिस्ट बताते हैं और कांग्रेस के लोग बीजेपी के बुरे कामों की लिस्ट बता देते हैं। आप अखिलेश जी कांग्रेस के कौन से ऐसे काम की लिस्ट जानना चाहते हैं जो कांग्रेस नहीं बता पा रही है? बीजेपी के जनप्रतिनिधि यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ब्यौरा जो आएगा वो बीजेपी के प्रतिनिधियों का ही आएगा, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का नहीं आएगा। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो हैं वो शहर के अंदर रह के शहर के लोगों के काम कर रहे हैं। हमारा काम कांग्रेस का विपक्ष में बैठ के सड़क बनाना, नाली बनाना या दीवारें बनाना नहीं है। हमारा ये बताना है कि यहाँ नाली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पीने का पानी नहीं है, तो आप ये लगवाएं। और अगर वे नहीं करवा पाते तो छोटे काम जो होते हैं, जैसे नलके का भी काम है, मैंने माजरा में भी करवाया, मैंने जो है नहर किनारे बच्चों के लिए वहाँ पे भी नलके का जो है विस्तार दिया। ये काम हमारे हैं, हमने करके दिए हैं जो हम कर सकते थे, लेकिन हम नाली और सड़क तो नहीं बनवा के दे सकते विपक्ष में बैठ के। ये काम सरकार का है, सरकार के जनप्रतिनिधियों का है, जो यहाँ जनप्रतिनिधि बन के एज ए MLA, एज ए मेयर बैठे हैं। चलिए, एक मैं दर्शकों से सवाल करता हूं कि सचिन गुप्ता जी अगर कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रदीप बत्रा जी, तो उस कंडीशंस में क्या होगा और आप उस कंडीशंस में किसे सपोर्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए आप, क्योंकि सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें तो खैर आपको भी सॉफ्ट नेचर को कहीं ना कहीं वो देखा जाता है कि आप भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या इस बार मैं समझता हूं कि क्या सेम नेचर के दो लोग लड़ेंगे?
या डिफरेंट नेचर के दोनों लड़ने वाले? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे अखिलेश जी, दो उसके क्या नाम सेम नेचर के, क्योंकि ना तो मैं प्रदीप बत्रा बन सकता हूँ, ना मैं मेरी बनने की इच्छा है, ना मैं बनना चाहता। मैं सचिन गुप्ता हूँ, सचिन गुप्ता की तरह रहना चाहता हूँ और सचिन गुप्ता की तरह ही लोगों के जो काम मैं कार्य करता रहा हूँ, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी और अब भी और आगे भी। और इसका ब्यौरा जो है आप मेरे ख्याल से रुड़की वासियों से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सचिन गुप्ता कब कब कहाँ खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ना तो मैं अपना व्याख्यान करना चाहता ज़्यादा, ना मैं बताना चाहता इस बारे में कि मैंने क्या क्या किया है। हो सकता है मेरे अलावा रुड़की नगरवासी आपको ज़्यादा बेटर बता पाए मैंने क्या किया। चलिए, रुड़की के लोगों से भी हम ये जरूर सवाल पूछेंगे कि जो आपने कहा कि अपना व्याख्यान आप खुद नहीं करेंगे, लेकिन आपने कुछ समय पहले एक और बात कही थी कि रामनगर में जो व्यापारी वर्ग के साथ जो दिक्कतें होती है दुकानों को लेकर के, आपने बोला कि मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए कुछ करूंगा। किया क्या आपने अभी तक? देखिए, रुड़की के जो रामनगर के हमारे व्यापारी भाई हैं, मैंने उस दिन भी उनसे कहा था, मैंने ये बात अभी कुछ दिन पहले भी ये कही थी कि रुड़की नगर रामनगर के व्यापारी एक बार मेरे साथ बैठें तो सही, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो इस लायक मुझे नहीं समझते कि मैं वो मेरे साथ मतलब वो मुझे अपने पास बैठा सकें। उन्हें ज़्यादा एहसास इस बात का है कि वो प्रदीप बत्रा को जो है फिर से मौका देना चाहते हैं इस बात के लिए कि वो उनका केस लड़ें। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर व्यापारी भाई मुझे अपना समझते हैं और उन्हें लगता है कि मैं उनकी कोई भी मदद कर सकता हूं और उनके साथ खड़ा हो सकता हूं, तो मैं आज भी तैयार हूं। मैं आज भी कहता हूं कि मैं उनका केस लड़वाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और निःशुल्क उनसे 1 रुपया भी मैं नहीं लगवाऊंगा। जो पैसे का खर्चा कोर्ट के उसमें आएगा या कुछ भी आएगा वो सब मैं अपने आप करूंगा और अपने आप खड़ा होकर उनके केस की पैरवी करूंगा। चलिए, उन लोगों के लिए तो एक अच्छा मैसेज चला गया। अगर रामनगर के जो व्यापारी वर्ग हैं जो समस्याओं से ग्रसित है, फिलहाल आकर के आप सचिन गुप्ता जी से मिल सकते हैं। एक साफ तौर पर मैं इन्विटेशन समझ लेता हूँ हमारे उन लोगों के लिए। देखिए, ये आप कह सकते हैं, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी जिस दिन सीलिंग हो रही थी, और मुझे ऐसा लगता है अगर उस दिन की आप वीडियोस उठा के देखेंगे या उस दिन के व्यापारी वर्ग से आप बात करेंगे तो मैं अड़ के खड़ा हुआ था कि सीलिंग नहीं हो सकती। सीलिंग का प्रोसीजर जो है ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा है सीलिंग करने के लिए, लेकिन आप व्यापारी वर्ग को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के बाद उनके दुकानों में जो रखा हुआ सामान है वो अपना सामान हटाएंगे, उसके बाद जाके कहीं सीलिंग होनी चाहिए थी। और प्रदीप बत्रा चाहते तो अपना इतना बड़ा मॉल बचा के ले गए, तो व्यापारियों की दुकानें नहीं बचा पा रहे। वो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं बचा पा रहे। जिस हाई कोर्ट ने उनके मॉल को डिमोलिशन करने के ऑर्डर कर दिए थे और वे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जाके ला सकते हैं अपने मॉल के लिए, तो क्या व्यापारी भाइयों को वे अपना नहीं समझते, अपना भाई नहीं समझते? उनकी दुकानों का जो दर्द है उनका दर्द उनका नहीं बन के जा रहा। इसका मतलब यह है कि उनका अपना खुद का दर्द तो अपना है, लेकिन दूसरे भाइयों का दर्द जो है वो दूसरे पराये का है। ये बहुत सारे विषय हैं दोस्तों। सचिन गुप्ता जी से मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूं और इन्होंने स्पष्ट तौर पर जो भी मैं सवाल कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि स्पष्ट तौर पर जो भी है अपनी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे रुड़की विधानसभा से संबंधित, और जैसा मैंने कहा कि हम जनता के बीच आएंगे और आपसे भी आपकी राय लेंगे, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता जो डिसीजन लेगी वही अंततोगत्वा फाइनल होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जनता डिसाइड करने वाली है कि सचिन गुप्ता विजयी होंगे या फिर से विधायक प्रदीप बत्रा जी। चलिए अखिलेश जी, फिर जनता रुड़की नगर वासियों के ऊपर इस बात को छोड़ते हैं कि वो फिर से जो है प्रदीप बत्रा जी को लाना चाहती है या रुड़की निवासी ये चाहते हैं कि इस बार उनके साथ ऐसा कोई चेहरा या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनकी तकलीफ़ों के साथ अपनी तकलीफ़ मान के गुजरा हो, उनके साथ खड़ा रहा हो, और अब की बार वो उसे मौका दें जो भी व्यक्ति उनके बीच रहा हो। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बिंदु जैसा मैंने आपसे कहा कि होते हैं, हम आपके साथ जरूर आते रहेंगे। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, आपका भी, आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा इंटरव्यू किया। सर, तो दोस्तों, अब तक आप हमारे साथ बने रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और आप इन पूरे डिस्कशन को लेकर के जो भी अपने मन में जो भी विचार भी थॉट रखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कमेंट जरूर कर लीजिए, और अपने थॉट्स को हमेशा आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपकी प्रतिभागिता होगी, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ें निकल करके आएंगी। इसलिए आपका प्रतिभाग करना किसी भी सिचुएशन में बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लेकर के जो भी कुछ आप सुझाव सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिए। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। नमस्कार।